हमने ये समझा कि ये जो कैमल रेटिंग सिस्टम है, तो ये कैमल रेटिंग सिस्टम बैंक का इवेल्युएशन करती है 6 अलग अलग पैरामीटर्स में, जैसे कि सी स्टैंड फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, देन ए स्टैंड फॉर एसेट क्वालिटी, एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट, ई स्टैंड फॉर अर्निंग पोटेंशियल, एल स्टैंड फॉर लिक्विडिटी इन बैंक्स, and S stand for sensitivity of bank to the market risk. तो ये 6 अलग अलग पैरामीटर्स है, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट इन बैंक्स, अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द बैंक, सेंसिटिविटी इन बैंक्स, लिक्विडिटी इन बैंक्स। तो ये 6 अलग अलग पैरामीटर्स में बैंक को इवेल्युएट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली बैंक को रेटिंग दी जाएगी। ये जो रेटिंग है इनको हम कहते हैं कैमल रेटिंग्स। तो बेसिकली कैमल रेटिंग्स प्रोवाइड हाउ बैंक मैनेजेस देयर रिस्क। तो उस आधार पे बैंक को क्या दी जाती है, रेटिंग। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में स्टार रेटिंग होती है 1 2 3 4 5 स्टार रेटिंग, उसी तरीके से कैमल रेटिंग होती है 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक के बीच में। इस तरीके से कैमल रेटिंग दी जाएगी। जितनी अच्छी रेटिंग होगी बैंक की, उतना ही ज्यादा बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये मानेंगे हम। बैंक उतनी ज्यादा रिस्क से दूर है और ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ये माना जाएगा। जितनी बैंक की रेटिंग बकवास होगी इवैल्यूएशन के अंदर इन 6 पैरामीटर्स पे, उतना माना जाएगा कि बैंक खतरे में ज्यादा है। तो ये रिस्क के बारे में बताएगा। ये किसके बारे में बता रहा है, कैमल रेटिंग सिस्टम। बेसिकली कैमल रेटिंग सिस्टम इज टॉकिंग अबाउट रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर। उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर और एक चीज आती है, वो है prompt corrective action, PCA. What is this prompt corrective action? So PCA की शुरुआत हुई थी 2002 से 2002 में बाय आरबीआई, ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय आरबीआई एज अ स्ट्रक्चरल अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म फॉर बैंक्स। ये एक अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म। अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म मतलब क्या, सिंपल मैं आपको बता। अगर कैमल रेटिंग के अंदर ये देखा गया कि बैंक की रेटिंग काफी बकवास है, मतलब बैंक के सामने ज्यादा रिस्क है, जितने ज्यादा रिस्क उतने बैंक फेल होने के चांसेस ज्यादा है। सो इस अवस्था को अल्टर करना है, मतलब बैंक को अगर फेल होने से बचाना है तो अर्ली इंटरवेंशन करना पड़ेगा ना। तो आरबीआई क्या करेगा, एक्शन में आ जाएगा, पहले ही अर्ली इंटरवेंशन कर देगा, वहां पे पहले ही एक्शन में आ जाएगा। और वो जो मैकेनिज्म है वो कौन सा मैकेनिज्म है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए मैकेनिज्म, जिसकी शुरुआत हो गई थी सन 2002 में। सो अंडर द पीसीए फ्रेमवर्क, बैंक्स विथ वीक फाइनेंशियल मेट्रिक्स, मतलब हमारी कैमल रेटिंग, आर सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई। अब आरबीआई उसको सुपरवाइज करेगा। तो यहां पे क्या होता है कि 3 अलग अलग पैरामीटर्स में देखा जाता है कि बैंक की हालत कैसी कैमल रेटिंग के साथ। तो 3 अलग अलग पैरामीटर्स कौन से हैं, तो गाइस आपका पहला पैरामीटर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CRAR, या फिर इसको CAR भी कहते हैं। व्हाट इज CAR, ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, उसको हम आगे आने वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं उसमें आपको इसका सार बता देता हूं, इसका मीनिंग क्या है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि बैंक के सामने जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा बैंक को एक्स्ट्रा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। I'm talking about extra capital, that is capital adequacy. अगर मान लो आपकी बैंक है, उस बैंक के अंदर 100 करोड़ के एनपीए, 100 करोड़ के एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये रिस्की होता है, ये क्रेडिट रिस्क है। अगर 100 करोड़ के एनपीए है तो 100 करोड़ के एनपीए के कारण बैंक को लॉसेस ज्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। जब बैंक को लॉसेस ज्यादा होंगे तो बैंक फेल हो सकती है। तो बैंक को अगर फेलियर से बचाना है तो बैंक को रिस्क को देख के कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द बेसल नॉर्म 3 अभी के लिए 11.5% कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन कर रही है। ये 11.5% क्या है, ये रिस्क कंपैरिजन में अमाउंट है कि 100 करोड़ का रिस्क है तो 100 करोड़ का 11.5% कैपिटल एडिक्वेसी चाहिए। 100 करोड़ का 11.5% कितना होता है आपका, 11.5 CR। इतना एक्स्ट्रा कैपिटल बैंक को मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके बैंक स्टेबल है ये माना जाएगा।
अगर 11.5% से जैसे जैसे कम होते जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी, मान लो मैंने 10 करोड़ का कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन किया मेरी बैंक में, 100 करोड़ के एनपीए, उसके सामने 10 करोड़ का कैपिटल एडिक्वेसी, तो यहाँ पे रेटिंग्स गिर जाएगी बैंक। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से देखा जाएगा वहां पे। तो कैपिटल एडिक्वेसी ये एक पैरामीटर है जिसके आधार पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन काम करता है। सो कैपिटल एडिक्वेसी इज बेसिकली द capital needed for a bank measured in terms of asset. NPA is asset, in terms of asset, mostly loans disbursed by the banks. तो आपने यही पढ़ा ना यहाँ पे, एनपीए कितने हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में कैपिटल एडिक्वेसी कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बोल। हायर द एसेट हायर शुड बी द कैपिटल रिटेन बाय द बैंक। अगर ये 100 करोड़ की जगह पे 100 करोड़ के एनपीए हो जाएंगे, सॉरी 1000 करोड़ के एनपीए हो जाएंगे, तो तब कैपिटल एडिक्वेसी 11.5 करोड़ नहीं होगी, 115 करोड़ रुपए हो जाएगी। मतलब एसेट बढ़ गया, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। स्टेटमेंट का वही मीनिंग है, हायर द एसेट हायर द कैपिटल रिटेन। This measure how much debt and equity capital bank possess to cover their asset book risk. तो रिस्क को कितना कवर कर रहे हैं ये यहां से पता चलता है। फिर यहाँ पे कुछ लिमिट कुछ टेक्निकल क्राइटेरियाज है। देयर आर सर्टेन टेक्निकल क्राइटेरियाज, जैसे अगर कैपिटल एडिक्वेसी 10.25% से कम होगी लेकिन 7.75% से ज्यादा होगी तो द बैंक फॉल्स इन द फर्स्ट ग्रेड। मतलब ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है इसके ग्रेड से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ग्रेड में जो बैंक अर्ली इंटरवेंशन करेगी तब जो एक्शंस होगी वो सॉफ्ट होगी, सेकंड में मीडियम लेवल की एक्शन होगी और थर्ड में हार्श लेवल की एक्शन आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ की जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब कैपिटल एडिक्वेसी 11.5% से कम है, मतलब वो 10.25% टू 7.75% है, तो बैंक फॉल इन दिस फर्स्ट कैटेगरी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बैंक्स हैविंग सीआरआर ओवर 6.25% बट बिलो 7.75%, तो 7.75 टू 6.25 के बीच में कैटेगरी सेकंड और 6.25 के नीचे कैटेगरी 3। बस यही है, these are the criteria of prompt corrective action। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में किस तरीके की कार्रवाई करनी है ये कैपिटल एडिक्वेसी के अंदर देखा जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली कैपिटल एडिक्वेसी, उसके अलावा जो सेकंड पैरामीटर है वो है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी को भी देखा जाएगा। अब एसेट क्वालिटी मतलब क्या है कि बैंक में एनपीए कितने हैं, दैट डिफाइन योर एसेट क्वालिटी। अगर बैंक में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हायर है तो एसेट क्वालिटी लोअर है, अगर एनपीए लोअर है तो एसेट क्वालिटी हायर है। करेक्ट? एनपीए मतलब ऐसे कर्जे हैं जो बैंक को प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहे, तो जो कर्जे प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहे मतलब वो डाउन मार्केट कर्जे है ना बैंक के अंदर, वो लो क्वालिटी के कर्जे। तो यही बात है यहाँ पे। इफ द नेट एनपीए ऑफ द बैंक इज मोर देन 6% बट लेस देन 9%, मतलब 6 to 9% ऑफ एनपीए, इट फॉल्स अंडर द फर्स्ट थ्रेशोल्ड, जो मैंने कहा था ना पीसीए, फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। 6 to 9% एनपीए, तो अगर 9 से 12% के बीच में है तो तब पीसीए सेकंड, और 12% के अबो है तो 12% के अबो तब पीसीए थर्ड कैटेगरी। इस तरीके से भी देखा जाएगा एसेट क्वालिटी कैसे, उस अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा यहाँ पे कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो कैटेगरी है वो पहली सेकंड थर्ड कैटेगरी है वो देखा जाएगा। थर्ड इज प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक को किस कैटेगरी में रखना है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के किस कैटेगरी में उससे डील करनी है, ये देखने के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मींस रिटर्न ऑन एसेट। जो भी बैंक एसेट जनरेट कर रही है उसके ऊपर बैंक को कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ये मतलब रिटर्न ऑन एसेट। अगर बैंक ने लोन दिया है तो लोन से कर वापस कितना पैसा मिल रहा है, रिटर्न ऑन एसेट। अगर बैंक ने स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है तो स्टॉक पे रिटर्न कितना मिल रहा है, ये हो गया। बैंक ने अगर गोल्ड बुलियन खरीद के रखी है तो गोल्ड के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, दिस इज नोन एज रिटर्न ऑन एसेट। तो ये सारी चीजें प्रॉफिटेबिलिटी है। तो profitability of the bank is the key measure for return on asset is the key measure for profitability. If a bank's return on asset is negative for 2
3 and 4 years in a row, it will be categorized as grade 1, grade 2 and grade 3 respectively. सिंपल है. अगर बैंक 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए प्रॉफिट नहीं कमा रही, अगर 2 साल के लिए प्रॉफिट नहीं कमा रही, निगेटिव मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तब वो कैटेगरी 1 में आएगी. अगर 3 साल के लिए प्रॉफिट नहीं कमा रही तो कैटेगरी 2 में आएगी. 4 साल के लिए प्रॉफिट नहीं कमा रही तो कैटेगरी 3 में आएगी. उस तरीके से एक्शन की जाएगी. अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर एक्शन किस तरीके से लिए जा सकते हैं? तो जबरदस्त एक्शन लिए जाते हैं. यहाँ पे बैंक के मैनेजमेंट को भी बदला जा सकता है. बैंक को कहा जा सकता है कि तुम तुम्हारा बिजनेस एक्सपेंशन रिड्यूस कर दो, कि तुम लोग नई नई ब्रांचेस मत ओपन करो, जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस है उसके ऊपर फोकस करो. वहीं पे तुम्हारा बिजनेस ढंग से नहीं हो रहा है तो नई ब्रांचेस खोल के क्या करो? लेट्स फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग बिजनेस, स्टॉप योर बिजनेस एक्सपेंशन. ये तक कह सकता है. ऑर्डर कर सकता, आरबीआई ऑर्डर कर सकता है बैंक को कि डू नैरो बैंकिंग, परफॉर्म नैरो बैंकिंग. नैरो बैंकिंग परफॉर्म करो ये कहेगा. अब नैरो बैंकिंग क्या होता है? अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी होती है. बैंक जो भी कर्जे देती है, कर्जों के ऊपर बैंक को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. जो भी स्टॉक खरीदते हैं वहां पे प्रॉफिट होने की संभावना होती है. मतलब दोनों हर जगह पे संभावना है. 100% गारंटी तो किसी चीज की. अब जब कर्जे दिए जा रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिस्क ज्यादा है ना. क्या ऐसे कोई तरीके हैं जहां पे ये रिस्क कम किया जा सकता है? डेफिनेटली ऐसे तरीके हैं. अगर बैंक वहां पे इन्वेस्ट करेगी तब माना जाएगा नैरो बैंकिंग. नैरो बैंकिंग मतलब क्या? नैरो ऑफ रिस्क, नैरोइंग ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट. रिस्क और प्रॉफिट को नैरो कर देना, ये होता है नैरो बैंकिंग. ये सिंपल तरीका है इसको समझने का. बाय प्रॉपर डेफिनेशन इजंट सो. प्रॉपर डेफिनेशन ऐसी नहीं आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है तो ये अच्छा तरीका है. अब कैसे? मान लो अगर बैंक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, स्टॉक मार्केट में, ठीक है. अगर बैंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है वहां पे, तो स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है. प्रॉफिट तो ज्यादा है, साथ ही साथ रिस्क भी ज्यादा है. तो नैरो बैंकिंग के अंदर क्या बोलेंगे कि नहीं यार, स्टॉक मार्केट में मत इन्वेस्ट करो. आरबीआई क्या बोलेगी बैंक को कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट कम होते जा रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी डाउन परफॉर्म कर रहा है, रिसेशन का माहौल है. तुम एक काम करो, तुम गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लो. तुम क्या खरीद लो? गवर्नमेंट बॉन्ड्स. जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे तब गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर नोन एज सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे रिस्क कम हो गया. लेकिन सरकारी बॉन्ड खरीदते समय शेयर मार्केट जैसा प्रॉफिट नहीं होगा. आप भूल जाओ उतना बड़ा प्रॉफिट होगा. शेयर मार्केट में अगर आपको 15 से 16% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर 7 से 8% का रिटर्न मिलेगा. मतलब आधा भी हो सकता है आपका रिटर्न. मतलब आपने नैरो किया रिस्क को भी और प्रॉफिट को भी, रिटर्न कम हो गया ना आपका. बट जो प्रॉफिट मिल रहा है वो गारंटीड मिलेगा आपको. वहां पे नुकसान होने की संभावना काफी कम है. तो दिस इज नोन एज नैरो बैंकिंग. ये चीज क्या होती है? नैरो बैंकिंग. कि आप सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. अगर मान लो आप कर्जे दे रहे हो तो बैंक क्रेडिट कार्ड बांटती है. क्रेडिट कार्ड बांटने में बैंक को रिस्क काफी ज्यादा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आर अनसिक्योर्ड लोन. वो कोलैटरल फ्री होते हैं. कैसे होते हैं? कोलैटरल फ्री कर्जे होते हैं. जब कोलैटरल फ्री कर्जे बांटे जा रहे हैं मतलब रिस्क ज्यादा है. दे हैव मोर रिस्क. तो इस रिस्क को कम करना है तो कोलैटरल बेस कर्जे बांटो, फिर क्रेडिट कार्ड मत बेचो. आप बैंक को क्या कहा जाएगा कि आप जो क्रेडिट कार्ड इश्यू कर रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए ये धंधे बंद कर दो. जब आप क्रेडिट कार्ड कम इश्यू करोगे मतलब आपके बैंक में कोलैटरल फ्री कर्जे कम होंगे, मतलब रिस्क कम होगा. ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैंक को फायदा ज्यादा होता है. मतलब आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर अप टू 25% या फिर उससे ज्यादा भी, बहुत सारे बैंक तो उससे ज्यादा भी 25%, 22%, ये ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट रेट मिलता है क्रेडिट कार्ड पे. इतना तो उनको पर्सनल लोन पे नहीं मिलता है ना. पर्सनल लोन आपका 13, 14, 15% पे जाता है. समझ रहे हो? क्रेडिट कार्ड बांटने से बैंक को क्या फायदा है? तो क्रेडिट कार्ड बांटने से बैंक को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्रेडिट का रिस्क भी ला रहा है. तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या बोलेंगे? डू नैरो बैंकिंग. मतलब आप क्रेडिट कार्ड जैसे खतरे के खिलाड़ी मत बनो. यहाँ पे आप नॉर्मल प्रॉफिट वाले बिजनेस पे फोकस करो. आप कोलैटरल बेस ज्यादा कर्जे दो. कोलैटरल बेस कर्जे देने से आपके सामने रिस्क कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा थोड़ा बहुत, वो भी नैरो होगा, लेकिन वी आर फोकसिंग ऑन द रिस्क हियर, नॉट ऑन द प्रॉफिट. So narrow banking could help. So RBI can give direction to the banks that do narrow banking
टू इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिड्यूस रिस्क इन फ्रंट ऑफ यू। ये डायरेक्शन देने का अधिकार प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में है, कर सकती है। वहां पे अगर ज्यादा हो जाए तो आरबीआई बैंक को बोल सकती है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, घर पे भागो। हाँ, बैंक का बिजनेस शट डाउन कर सकती है, बैंक को मर्ज कर सकती है अगर बैंक प्रॉफिट नहीं कमा रही तो वहां पे। इस तरीके के डिसीजन भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में लिए जा सकते हैं। अगर किसी कंपनी को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर निकलना है तो उनको उनका प्रॉफिट ज्यादा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उसके साथ उनको उनका रिस्क मतलब एसेट क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करनी पड़ेगी, रिस्क कम करना पड़ेगा, कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी पड़ेगी अच्छे से। तो सारे पैरामीटर्स में जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी किसी भी बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर निकाला जाएगा, पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला जाएगा। तो व्हाट इज पीसीए फ्रेमवर्क? इसके नाम में है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। कोई बैंक अगर ज्यादा रिस्की हो गई है तो उस रिस्क के बैंक को करेक्ट करने के लिए आरबीआई इंटरवीन करेगा, समय में इंटरवीन करेगा, इसलिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये एक चीज आती है। ओके, तो याद रखना गाइस, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये फ्रेमवर्क 2002 से स्टार्ट किया था, 2002 ही ना, करेक्ट। 2002 से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का हमने फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था, आरबीआई द्वारा ये फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर आरबीआई बैंकों के ऊपर सुपरवाइज करना स्टार्ट कर देती है वहां पे। हाँ, बहुत बार कंट्रोल में भी आ जाती है अगर बैंक की हालत ज्यादा खराब है। ये कुछ कुछ उसी तरीके से जिस दिन हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, हमको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए हमारे पेरेंट्स आगे आते हैं, फिर वो हमारे बिहाफ पे कुछ डिसीजन ले लेते हैं, है ना, ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सके। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर, बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव में हमारे पेरेंट्स हमारी मदद करते हैं। उसी तरीके से आरबीआई भी एक तरीके से बैंकों के लिए पेरेंट है। तो जब जब बैंक मुश्किल में आ जाएगी, जब बैंक रिस्की हो जाएगी, तब आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत इंटरवीन करेगा, जैसे कि हमारे पेरेंट्स इंटरवीन। सो दिस इज नोन एज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसी रिस्क से जुड़ा हुआ है बेसल नॉर्म्स। हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे थे ना, तो अभी तक हमने जो रिस्क मैनेजमेंट देखा वो डोमेस्टिक लेवल पे हो रहा है, मतलब कैमल रेटिंग सिस्टम, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये आरबीआई इनको सुपरवाइज कर रहा है, आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, ये डोमेस्टिक लेवल की बात। बट इज देयर एनी एक्टिविटी और एनी इंस्टीट्यूशन in the globe or at international level which is doing risk management activity? तो yes, there is a system. आप उस सिस्टम को कहते हो बेसल नॉर्म सिस्टम। व्हाट इज बेसल नॉर्म? तो बेसल नॉर्म क्या है? बेसल नॉर्म और बेसल अकॉर्ड्स आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इश्यूड बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो ये क्या है? इंटरनेशनल रेगुलेशन है, मतलब ये नियम है। दीज आर नॉर्म्स। नॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है? नियम। ये इंटरनेशनल नियम है जो बीसीबीएस, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन द्वारा बनाए गए। इनका काम क्या है? इनका काम है स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। गोल क्या है इनका? स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। अब ये काम कैसे करता है, इस चैप्टर के अंदर आपको धीरे धीरे चीजें क्लियरिफाई होती जाएगी। अभी के लिए बस सिस्टम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको क्लियर करते हैं। सो बेसल नॉर्म्स ये नियम है जो बीसीबीएस द्वारा बनाए जाएंगे और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। ठीक है, इसकी जरूरत क्या है? पहले इसकी जरूरत को समझते हैं। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसको हम एक सामान्य लैंग्वेज में ग्लोबल विलेज भी कहते हैं। वी आर लिविंग इन द ग्लोबल विलेज। ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं ना हम। कहां पे जी रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं। सो जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करूंगा यहाँ पे, तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, सिंपल मीनिंग ये होता है कि जब दो और दो से ज्यादा इकोनॉमिक्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए, तब अब उसको कहोगे ग्लोबलाइजेशन। मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ।
मान लो अमेरिकन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी जब एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए तब हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन हुआ है। अब इकोनॉमीज मर्ज होना मतलब क्या, कि जो भी इकोनॉमीज के अंदर कंस्ट्रेंट्स है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस है, उनको रिड्यूस करना। कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शंस उनको रिड्यूस करना, मतलब जो भी चीजें आसानी से मूव नहीं हो रही है उनको रिस्ट्रिक्शन को रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल 1991 के पहले, बिफोर 1991 इंडिया के अंदर इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस थे। हम कहते हैं कि बिफोर 1991 वी आर ऑब्जर्विंग क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम, वी आर ऑब्जर्विंग क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम, मतलब हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम में काम कर रहे थे। इंडिया की इकोनॉमी जहां पे फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आना, फॉरेन से लोगों को इंडिया में काम करने की आजादी होना, ये सारी चीजें नहीं होती थी, या फिर एकदम ना के बराबर। और जो भी थी वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में होती थी, सरकार की इतने कड़क नियंत्रण में होती थी कि वो आसानी से इंडिया में काम नहीं कर रही थी। तो ये था क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम। 1991 में इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। ये ट्रेड के अंदर पढ़ेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब सिंपल कि जब इंडिया में फॉरेक्स खत्म हो जाए, फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी रिजर्व, जब इंडिया में फॉरेन करेंसी नहीं होगी तब हम जिस अवस्था से गुजरेंगे तो वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, क्योंकि हम अब फॉरेन से चीजों को इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स नहीं है। जब ऐसी अवस्था होती है तब इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाती है। अब उसको कहते हो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, जो 1991 में इंडिया में आया था। आज हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये उस अवस्था से गुजर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये करंट अफेयर की बात बता रहा हूं। सो ये जो है ना, ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। 1991 में हमको इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए एक संस्था आगे आई, उसका नाम था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF ने 1991 में इंडिया की मदद की, उन्होंने इंडिया को फंडिंग की, पैसा प्रोवाइड किया, कर्जे दिए। लेकिन उन कर्जों के साथ कुछ शर्तें भी आई। शर्तें ये थी कि हमने जो ये क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम वाला माहौल अडॉप्ट करके रखा है ना, इसको बंद करना पड़ेगा एंड वी हैव टू ओपन अवर इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमिक सिस्टम को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय ओपन इकोनॉमिक सिस्टम? कि इंडिया में फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, लेबर, कैपिटल, ये होना चाहिए। गुड्स हो, सर्विसेज हो, लेबर हो, कैपिटल हो, इंडिया में आसानी से आए और आसानी से जाए। क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम में ये आसानी से नहीं होता था, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था। 1991 के पहले हम हमारी इकोनॉमी में लाइसेंस राज लेके चल रहे थे। लाइसेंस राज, हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और लाइसेंस ये बाबूशाह उस समय के जो सरकारी अफसर थे वो जल्दी से नहीं देते थे। करप्शन बीच में आता था, कभी कभी सरकार की नीतियां बीच में आ जाती थी। तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारा ज्यादा व्यापार नहीं था, ज्यादा मतलब ना के बराबर था। हम नहीं देखते कि 1991 के पहले इंडिया में कोई एमएनसी है, हम नहीं देखते कि 1991 के पहले इंडिया में कोई फॉरेन बैंक काम कर रही है, हम नहीं देखते कि 1991 के पहले इंडिया में प्राइवेट सेक्टर आजादी से काम कर रहा था, नहीं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग क्लोज्ड एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अभी हम ओपन इकोनॉमिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, मतलब अभी इंडिया में गुड्स हो, सर्विसेज हो, लेबर हो, कैपिटल हो, ये सारी चीजें आसानी से हम बाहर से भी मंगवा सकते हैं और इंडिया से ये चीजें बाहर भी जा सकती हैं। अब इस सिस्टम को, इस ओपन इकोनॉमिक सिस्टम को हम दूसरी लैंग्वेज में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ स्टूडेंट्स को कि एप्पल कंपनी का एग्जांपल आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। एप्पल मतलब एक जरूरत नहीं है, स्टेटस सिंबल बन गया है। एप्पल मतलब खाने वाला नहीं, एप्पल फोन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एप्पल फोन है उसकी पेरेंट कंपनी वो यूएसए की, उसकी R&D होती है अमेरिका के अंदर, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है चाइना के अंदर। हर इंडिया में इसका अच्छा खासा सेल किया जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द ग्रोइंग यूजर ऑफ आईफोन राइट नाउ। तो यहां से हम समझते हैं कि एक फोन है जो अमेरिका से बंद, अमेरिका में उसकी R&D होती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन चाइना में होता है, लेकिन उसका सेल इंडिया में हो रहा है। ये चीज क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अंडरस्टूड? ये चीज क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर
बैंकिंग सिस्टम भी ग्लोबलाइज होगी, बैंकिंग सिस्टम भी क्या हो गई है, ग्लोबलाइज। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बेसल नॉर्म की जरूरत क्या थी, उस जरूरत को समझ रहे हैं हम, लेकिन उसके पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इसको भी समझना जरूरी है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ टू इकोनॉमीज। आज इंडिया की इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी मिक्स्ड हो गई है, इंडिया की इकोनॉमी जापानीज इकोनॉमी मिक्स्ड हो गई है। आज अमेरिका के अंदर अगर कुछ बदलाव होते हैं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया में भी देखे जाएंगे, इंडिया के अंदर कुछ बदलाव होते हैं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट रशिया में भी देखे जाएंगे। ये ग्लोबलाइजेशन है, वी आर लिविंग इन द ग्लोबल विलेज। एक इकोनॉमी में गड़बड़ होती है तो दूसरी इकोनॉमी में उसके रिपरकशंस है। इसलिए 2008 में अमेरिका की बैंक फेल होती है तो रिसेशन इंडिया में भी देखा जाता है, जबकि इंडिया में कोई बैंक फेल नहीं हुआ। दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्यों हुआ था 2008 में, बिकॉज two banking system have been merged due to the globalization. अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम मर्ज हो गई है। आज बहुत सारी इंडिया की बैंक्स ने अमेरिका की बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करके रखी है, अमेरिका के बैंक्स ने इंडिया के बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करके रखी है। जब हम कह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम भी मर्ज हो गया है, अब बैंकिंग सिस्टम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, दुनिया के बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, तब कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जो पूरी दुनिया में एक समान अप्लाई हो। अब इंडिया में बैंकिंग रेगुलेटर है आरबीआई, अमेरिका में बैंकिंग रेगुलेटर है उनकी फेडरल रिजर्व, उनकी आरबीआई, अमेरिका की आरबीआई। तो इंडिया में जो इंडिया में जो आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करेगी वो इंडिया के इकोनॉमी को देख के करेगी, अमेरिकन इकोनॉमी को देख के नहीं करेगी रेगुलेशन। अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है वो अमेरिकन इकोनॉमी को देख के ही उनके बैंकों को रेगुलेट करेगा। अब फेडरल रिजर्व इंडियन बैंक्स को देख के नहीं रेगुलेट करेगा। मतलब दो जो सेंट्रल बैंक्स है, एक आरबीआई इंडिया की, फेडरल रिजर्व अमेरिका की, दोनों बैंक्स अपनी अपनी इकोनॉमी को दिमाग में रख के, व्यू पॉइंट में रख के ही रेगुलेशन करेंगे। अब दोनों का रेगुलेशन अलग अलग होगा, लेकिन दोनों बैंकिंग सिस्टम तो एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। मतलब एक बैंक अगर एक जगह पे रेगुलेशन गलत हो जाए तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट दूसरी जगह पे भी दिखाई देंगे। तो इस चीज को अगर रिड्यूस करना है, इस रिस्क को अगर रिड्यूस करना है, इन तरीके के खतरों को अगर टैकल करना है, तो देयर मस्ट बी अ इंटरनेशनल रेगुलेशन जो पूरी दुनिया में लगभग एक जैसे अप्लाई। उन इंटरनेशनल रेगुलेशंस को हम कहते हैं बेसल नॉर्म्स। अंडरस्टूड? सो बेसल नॉर्म्स are norms for international banking system to make them stable, to strengthen them. अब इसके अंदर जो भी नियम लगाए जाएंगे वो सारे नियम वॉलंटरी है। कैसे हैं? वॉलंटरी है, they are not compulsory. It is the set of agreement by Basel Committee on Banking Supervision which focus on the risk to the banks and the financial system. Again risk, वही चैप्टर है हमारा, वही चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, रिस्क। तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है क्या, बीसीबीएस, जो बेसल नॉर्म्स बनाती है। तो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बीसीबीएस इज द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर, मतलब एक संस्था है फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ द बैंक्स। इनका काम क्या है? बैंकों का रेगुलेट करना। इट प्रोवाइड फोरम फॉर रेगुलर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर फॉर द सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सुपरवाइजरी मैटर्स के अंदर कोऑपरेशन लाएगा। किन लोगों के बीच में कोऑपरेशन लाएगा? तो डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स, मतलब जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बैंक, इस तरीके से क्रेडिट स्विस, इस तरीके जो भी सेंट्रल बैंक है अलग अलग देशों की, उन सब में कोऑपरेशन लाती है। मतलब बीसीबीएस के अंदर अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति डिसीजन ले रहा, नहीं, यही सेंट्रल बैंक्स उस कमेटी के अंदर मेंबर्स है, बीसीबीएस कमेटी के मेंबर्स है, और यही बीसीबीएस कमेटी पूरी दुनिया के लिए रूल्स बना है बैंकिंग सेक्टर के बारे में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 बाय ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज। ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज जिनको G10 कंट्रीज भी कहते हैं, उन 10 कंट्रीज ने 1974 में बीसीबीएस की शुरुआत की थी। The committee expanded its membership in 2009 and then again in 2014. बार-बार इसकी membership बढ़ाई गई है। The BCBS now has 45 members. इसके अंदर 45 members है, consisting of central bank and authorities with responsibilities of banking regulation.
ये 45 मेंबर्स है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक या फिर अलग अलग कंट्रीज की अथॉरिटीज है, फाइनेंशियल अथॉरिटी। ये करता क्या है, इट प्रोवाइड फोरम, ये एक व्यासपीठ बोलते हैं ना, एक स्टेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर रेगुलर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स। इट्स ऑब्जेक्टिव, पीसीबीएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ की सुपरवाइजरी इश्यूज एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सुपरविजन वर्ल्ड वाइड। यही वही चीजें थोड़ी सी घुमा फिरा के लिखी है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि कोऑपरेशन बढ़ाना अलग अलग कंट्रीज के अंदर, रिस्क से रिलेटेड मैटर में कोऑपरेशन बढ़ाना, और कुछ नियम ऐसे बनाना कि जो सब मिलके इंप्लीमेंट कर सके और बैंकिंग रिस्क को कम कर सके, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन वर्ल्ड वाइड। ये व्हाई दीज नॉर्म्स, वही चीज है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि वी आर लिविंग इन द ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज के अंदर इकोनॉमीज मर्ज हो गई है, इकोनॉमीज मर्ज होगी तो बैंकों को भी मर्ज होना पड़ेगा। जब बैंक्स भी मर्ज हो रहे तो नियम भी कुछ कॉमन बनने चाहिए, ठीक है, वही नॉर्म है। टिल डेट 3 बेसल नॉर्म्स हैव बीन रिलीज्ड। ये बेसल नॉर्म एक ही नहीं है, ये समय समय के साथ बदलते हैं। क्यों, उसका रीजन भी है, क्योंकि बेसल नॉर्म्स की जो शुरुआत हुई थी वो 1988 से हुई, करेक्ट। अब 1980s में जो दुनिया थी और 2022 में जो दुनिया है वो काफी अंतर है। 1980s की जो दुनिया थी वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा अडॉप्ट नहीं कर रही, मतलब उसके अंदर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन काफी कम था। राइट नाउ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज ग्रेटर। इनफैक्ट ये टेक्नोलॉजी अब सरदर्द बन गई है। अभी रिसेंटली 2023 में नवंबर 2023 में घटना हुई है, दिस मंथ ओनली, कि अभी एक चल रहा है, आप उसको कहते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप फेक टेक्नोलॉजी, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा था। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उसको कहते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के शिकार खुद मोदी जी बन गए। व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे और उससे नकली चीजें बनाएंगे। मतलब आपको देख, अगर आप सोशल मीडिया पे सर्च करोगे तो मोदी जी को गरबा खेलते हुए देखा गया है, मोदी जी गाना गा रहे हैं ये देखते हुए। लेकिन ये बात बाद में समझ में आई कि वो मोदी जी नहीं है, वो कोई डमी पर्सन भी नहीं है। एक्चुअली वो कोई दूसरा वीडियो है, उस वीडियो के अंदर जो पर्सन डांस कर रहा है उस पर्सन का डीप फेक किया गया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उस इमेज को मॉर्फ किया गया, नकली इमेज बनाएगी। अब ये काफी खतरनाक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उनको भी शिकार कर दिया, तो हम जैसे छोटे मोटे लोग जिनकी कोई पावर नहीं, जिनकी कोई पहुंच नहीं है, उनके साथ तो काफी बड़ी गड़बड़ है। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी ये एक करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा आपका, बट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है तो यूज है, मिस यूज है, दोनों चीजें। इट्स इंटेंशन ऑफ द पीपल, हाउ इट इज यूज। हम कहते हैं ना डबल एज स्वॉर्ड, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ अ डबल एज स्वॉर्ड। चाहे तो इससे आप शत्रु को खत्म कर सकते हो, चाहे तो इससे आप अपने अपनों को भी खत्म कर सकते हो। इट्स योर विल। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बैंकिंग सेक्टर में भी क्रिप इन हो रही है। अब बैंक्स के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस, रिस्क भी नए नए आ रहे हैं ना, तो बस जब रिस्क नए आ रहे हैं तो नियम भी नए आने चाहिए, इसलिए बेसल नॉर्म बदलते रहते हैं। राइट नाउ वी हैव थर्ड बेसल नॉर्म इनटू द इंडिया। व्हाट इज बेसल ईयर, बेसल नॉर्म के अंदर बेसल का मीनिंग क्या है, तो बेसल मींस ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस। बीआईएस एक संस्था है और वो संस्था कहाँ पे, बेजल, वो एक सिटी का नाम है जो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। तो बेजल एक सिटी है, उस सिटी के अंदर एक बीआईएस संस्था बनी है, मतलब उसका हेडक्वार्टर है, उसको आप कहते हो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसी संस्था के अंदर, इसी बीआईएस के अंदर एक कमेटी बनी है, उसका नाम है बीसीबीएस, जो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो ये जो बीसीबीएस कमेटी है, इट इज सेट अप अंडर द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, और इसके द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं वो है बेसल नॉर्म। वो चीजें क्या है, बेसल नॉर्म्स। ये जो बीआईएस है इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज हाउस्ड इन द बीआईएस ऑफिस इन बेसल ऑफिस इन बेसल स्विट्जरलैंड। वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई।
ठीक है। BIS का काम क्या है? टू फॉस्टर कोऑपरेशन among central banks with a common goal of financial stability and common standard for banking regulation. वही चीज कि पूरी दुनिया के अंदर जब बैंकिंग सिस्टम मर्ज हो रही है तब कुछ कॉमन नियम भी बनने चाहिए ना, तभी जाके एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी। तो बस वही कॉमन स्टैंडर्ड सेट करने के लिए BIS जैसी संस्था बनी है और उसके अंदर BCBS जैसी कमिटी बनी है। तो दिस इज बेसल नॉर्म्स। So till now, 3 Basel norms have been released: Basel norm first, Basel norm 2, and Basel norm 3. One by one, इन सारे नॉर्म्स को हम पढ़ते जाएंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ बेसल नॉर्म फर्स्ट की, तो बेसल नॉर्म फर्स्ट की शुरुआत हुई थी 1988 में। 1988 में बेसल नॉर्म की शुरुआत हो गई थी। अब 1988 बेसल नॉर्म समझने से पहले हमको समझना पड़ता है कि बेसल नॉर्म काम कैसे करता है। पहले उस चीज को क्लियर करते हैं। बेसल नॉर्म दो तरीके से काम करता है, मतलब यहाँ पे दो स्टेजेस है। पहला रिस्क आइडेंटिफाई करना, ये क्या करेंगे कि ग्लोबली बैंक्स के सामने कितने रिस्क है, कौन से रिस्क है, वो रिस्क आइडेंटिफाई करो। फिर ये देखेंगे कि उन रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जाए, मतलब वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसको हम कहेंगे पिलर्स। वो चीज क्या है? पिलर्स। तो यहाँ पे पिलर्स में सॉल्यूशन मिलेंगे हम कि रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। याद रखो कि रिस्क को कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते, रिस्क को कम किया जा सकता है, खत्म कर नहीं कर सकते हम। तो कम करने की कौन सी तरकीबें हैं वो पिलर्स के अंदर आएगी। तो सिंपल बेसल नॉर्म्स को याद रखना है तो ऐसे ही याद रखो कि बैंक के सामने रिस्क क्या है और उसने बेसल नॉर्म के अंदर कौन से पिलर्स मेंशन किए। सो 1988 में बेसल नॉर्म फर्स्ट की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला बेसल नॉर्म 1988 में आया था। बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इंट्रोड्यूस कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम कॉल्ड बेसल कैपिटल अकॉर्ड, आल्सो नोन एज बेसल फर्स्ट। इट फोकस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है? क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क क्या है? तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्रेडिट रिस्क मतलब इट इज रिस्क रिलेटेड टू द क्रेडिट, यानी लोन। जब भी बैंक लोन देगी उससे रिलेटेड रिस्क है कि दिए हुए कर्ज वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं, पैसा लेके भाग जाएंगे, विजय माल्या के रिश्तेदार निकल जाएंगे, है ना। सो क्रेडिट रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम borrower's failure to repay loan or meet contractual obligations. बोरोवर पैसे नहीं देंगे, भाग जाएंगे, तो वो क्या है? क्रेडिट रिस्क है। हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, इसलिए आप इसको यही तरह रखते हैं। सो ये क्या है? क्रेडिट रिस्क है। अब अगर क्रेडिट रिस्क है तो क्रेडिट रिस्क को कैसे कम किया जाए? तो पिलर सॉल्यूशन दिए, और सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है उसको हम कहते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो दे सेड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम CAR कितना होना चाहिए? 8%। गाइज अभी हम बेसल नॉर्म 3 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो बेसल नॉर्म फर्स्ट का सारा डेटा याद रखना जरूरी नहीं, बट हम बैकग्राउंड में हमको इस बेसल नॉर्म का बैकग्राउंड भी समझना चाहिए, इसलिए हम सारी चीजों को देखते जाएंगे आगे आगे। अगर आपको याद रखना है तो बेसल नॉर्म 3 के अंदर कौन से डेटा है वही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही चीज आपको बैंक में ज्यादा काम आएगी एग्जाम में। So it prescribe minimum capital requirement, that is CAR, at 8% of the risk weighted asset, RWA. अब इस चीज को समझते हैं, इस चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये दो तरीके हैं यहाँ पे, मतलब दोनों एक ही चीज है, इसको समझते हैं पहले। अब एक छोटे से एग्जांपल से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, उस एग्जांपल के ऊपर फोकस करते हैं। मान लो एक बैंक है ABC, ये एक बैंक है। ABC बैंक के अंदर कस्टमर आए, तो हमारी बैंक के अंदर 3 कस्टमर आ गए, X Y Z। अब X मान लेते हैं हम गवर्नमेंट है, सरकार। Y मान लेते हैं कोई सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन मतलब जहां पे कोलैटरल लिया जाता है, चीजों को गिरवी रख के कर्जा दिया जाएगा। अब Z मान लेते हैं कि ये अनसिक्योर्ड लोन है।
जेड कौन है? अनसिक्योर्ड पर्सन है। मतलब यहाँ पे बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए कर्जे दिए। तो एक्स वाई जेड 3 लोग हैं। अब जो गवर्नमेंट को कर्जा दिया है वो 10,000 रुपए दिया है हमारे एग्जाम्पल में, हर एक को 10,000 रुपए दिया, 10,000 रुपए का कर्जा दिया है। अब जब हमने सरकार को कर्जा दिया है तब सरकार पैसा लेके, इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो देर आर वेरी लेस चांसेस दैट इंडियन गवर्नमेंट में डिफॉल्ट ऑन देयर लोन्स, क्योंकि हमारी सरकार की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और भरोसेमंद सरकार है, हमारी इकोनॉमी भी काफी मजबूत है। इसीलिए सरकार को कर्जा देने के बाद बैंक के सामने जो रिस्क होगी वो सबसे मिनिमम होगी। हम हमारे एग्जांपल में उसको कंसीडर करते हैं 0%। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल वी विल कंसीडर दैट सरकार हमारा पैसा 100% वापस करेगी, कुछ भी हो जाए सरकार हमारे पैसे डुबाएगी नहीं। तो बैंक ने एक्स पर्सन मतलब गवर्नमेंट को कर्जे दिए और वो टेंशन फ्री कर्जे, रिस्क फ्री, मतलब 10,000 रुपए दिए, पूरे पैसे वापस आएंगे। अब वाई, इसको सिक्योर्ड लोन दिया है। अब वाई पर्सन कोई भी हो सकता है, सैलरीड एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, कोई भी पर्सन जो अपनी चीजों को गिरवी रखेगा और बैंक उसको कर्जा देगी। लेकिन जब चीजों को गिरवी रखा जाता है तो अलग अलग चीजें अलग अलग रिस्क जनरेट करेंगे ना। जैसे मान लो गोल्ड है, 10,000 रुपए का कर्जा लेने के लिए गोल्ड रखा है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? गाड़ी है, व्हीकल। अब दोनों चीजों को गिरवे रख के 10,000 रुपए कर्ज ले सकते हैं, लेकिन गोल्ड में डेप्रिसिएशन कम है जबकि व्हीकल में डेप्रिसिएशन ज्यादा है। डेप्रिसिएशन मतलब उसका यूज करने के बाद कीमत कम हो जाना। गोल्ड के अंदर कीमत कम होती है क्या? नहीं। लेकिन गाड़ी यूज करने के, मान लो आज आपने सोना खरीदा 10,000 रुपए का और 10 साल बाद आपने यूज करिया 10 साल के लिए, उसके बाद आप जब बेचने निकलेंगे तो वो 10,000 से कम में बेचा जाएगा क्या? नहीं। गोल्ड के अंदर इन्फ्लेशन देखा जाता है, वहां पे डिप्रिसिएशन नहीं देखा जाएगा। लेकिन व्हीकल जो है ना, अगर आज आप गाड़ी खरीद रहे हो तो 5 साल बाद उसको बेचने के लिए निकालोगे तो 10,000 की गाड़ी 5,000 में खरीदेंगे। सो वेरिएबल है ना, दोनों क्या है? कोलैटरल है। बट सिक्योर्ड लोन के ऊपर ये जो रिस्क होता है ये वेरी होता है, जैसा कोलैटरल यूज करेंगे वैसा रिस्क वेरी होगा। अब मान लेते हैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी रिस्क है वो ऑन एन एवरेज 50% है, मतलब कोलैटरल बेस कर्जे के ऊपर 50% ऑन एन एवरेज बैंक को रिस्क मिल रहा है, तो 10,000 के ऊपर 50% रिस्क है। अनसिक्योर्ड लोन 10,000 रुपए है, यहाँ पे तो एक चीज को गिरवी नहीं रखा है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा खतरे में है, तो 100% रिस्क। ये क्या मैं रिस्क की बात कर रहा हूं। जब मैं गवर्नमेंट को कर्जा दे रहा हूं और 0% रिस्क है, मतलब 0 रुपए खतरे में है। जब मैं सिक्योर्ड लोन दे रहा हूं और 50% रिस्क है, मतलब 10,000 का 50%, 5,000 रुपए रिस्क है। जब मैं अनसिक्योर्ड लोन दे रहा हूं तब 10,000 रुपए के ऊपर 100% रिस्क है, मतलब पूरे के पूरे 10,000 रुपए खतरे में है। अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा कि सरकार को दिया 0 रुपए रिस्क में, कोलेटरल बेस दिए 5,000 रुपए रिस्क में, कोलेटरल फ्री दिए तो 10,000 रुपए रिस्क में, टोटल 15,000 रुपए रिस्क में आ गए। तो ये हो गया आपका रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क एसेट ये क्या है आपका? 15,000 रुपए रिस्क वेटेड एसेट। जबकि बैंक के टोटल एसेट कितने? 30,000। ये टोटल एसेट, बैंक का टोटल एसेट 30,000। हाँ, 1 2 3 कर्ज दिए ना, कर्जा मतलब एसेट है, टोटल एसेट इज 30,000। लेकिन इस 30,000 में से सरकार के 10,000 रुपए गारंटीड मिलेंगे तो उसका टेंशन नहीं है। कोलेटरल बेस कर्जे पे कोलेटरल बेच के 5,000 रुपए मिल जाएंगे, 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे तो 5,000 रुपए जो मिलेंगे उसका भी टेंशन नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए 15,000 रुपए का टेंशन नहीं है, जबकि 15,000 रुपए टेंशन वाले हैं। तो जो टेंशन वाले 15,000 रुपए बैंक के सामने वो क्या है? रिस्क वेटेड एसेट, रिस्क एसेट। अंडरस्टूड? वो चीज क्या है? रिस्क एसेट है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर देखा कि ये हमारे पास रिस्क एसेट। बेसल नॉर्म क्या कहता है कि रिस्क एसेट कितना है उसके कंपैरिजन में कैपिटल मेंटेन करना है, कैपिटल मेंटेन करना है। सो बेसल नॉर्म के अंदर CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इट इज एक्चुअली अ रेशियो बिटवीन कैपिटल टू रिस्क एसेट, रिस्क वेटेड एसेट। ये दोनों का एक रेशियो होता है। तो अभी हमको पता है कि हमारी बैंक में 15,000 रुपए का रिस्क वेटेड एसेट है।
मान लो ये बैंक है, इस बैंक को चलाने के लिए 5,000 रुपए का कैपिटल दिया है, एक एग्जांपल है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल 5,000 रुपए लिखूंगा, 5,000 रुपए का कैपिटल बैंक ने बनाया। दोनों का रेशियो कितना निकलेगा आपका 1/3, तो मतलब 33.33%। ये परसेंट में इतना हो जाएगा। तो हमारी ये एग्जांपल के अंदर जो बैंक है ना, उसका कैपिटल एडिक्वेसी 33.33% है, अगर कैपिटल बेस 5,000 है तो। रिस्क एसेट 15,000 है, जो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया, और कैपिटल बेस 5,000 रुपए, तो हमारे बैंक में अंदर CAR 33.33% आ गया। इस तरीके से CAR को कैलकुलेट करते हैं। रिस्क जितना बढ़ेगा उतना कैपिटल ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तभी CAR मेंटेन होगा। अब बेसल नॉर्म के अंदर कहा है कि CAR 8% होना चाहिए। हमारा कितना है 33.33, मतलब हमारी बैंक में खतरे कम है, खतरे कम है। अब CAR 8% होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। अगर रिस्क बढ़ते हैं यहाँ पे, तो बैंक को कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी 8% रहेगा। अदरवाइज 8% से नीचे उतर जाएगा अगर रिस्क बढ़ गया तो, है ना। अगर रिस्क कम होते हैं तो कैपिटल को भी कम किया जा सकता है, इसका दूसरा भी नहीं ये है, तभी 8% रहेगा। हाँ, ये मिनिमम है ना, 8% से ज्यादा भी रख सकते हैं। तो जनरली बैंक कैपिटल को रिड्यूस नहीं करते हैं, कैपिटल को मेंटेन करते हैं। ज्यादा कैपिटल हो गया तो ज्यादा मेंटेन करेंगे, लेकिन ये कम नहीं होना चाहिए 8% से नीचे। तो दिस इज नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये होता है। तो हम यहाँ पे वही देख रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि जो रिस्क वेटेड एसेट है, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि बैंक के अंदर कितने रिस्क के एसेट है, तो रिस्क वेटेड एसेट के कंपैरिजन में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 8% होनी चाहिए। सो इट्स अ रेशियो ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, दिस इज नोन एज कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बेसल नॉर्म फर्स्ट के अंदर ये डिसीजन लिए गए कि बैंक के सामने रिस्क है, वो तो रिस्क एक ही है, क्रेडिट रिस्क, और जो पिलर है, सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या है, CAR मेंटेन करना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इस चीज को मेंटेन करना है। तो दिस इज योर बेसल नॉर्म फर्स्ट, ओके। अब इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड्स है उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है। रिस्क वेटेड एसेट, इट मींस एसेट विथ डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स। मैंने आपको दिखाया ना, गवर्नमेंट के पास डिफरेंट रिस्क है, कोलेटरल बेस डिफरेंट रिस्क पे है, कोलेटरल फ्री डिफरेंट रिस्क है, तो उसका मीनिंग होता है एसेट विथ डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, एन एसेट बैक्ड बाय कोलेटरल वुड कैरी लेसर रिस्क कंपेयर टू द पर्सन लोन विच हैव नो कोलेटरल, जैसे क्रेडिट कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड। इंडिया अडॉप्टेड बेसल नॉर्म फर्स्ट इन द ईयर 1999, 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी, और हमने कब अडॉप्ट किया, 1999 में। अंडर बेसल नॉर्म फर्स्ट द RBI issued guidelines to maintain CRAR, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, या फिर CAR, दोनों एक ही चीज है, ऑफ 9% बाय एवरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए अप्लाई होगा। और RBI ने जो कहा था वो कितना था, 9% कहा था, जबकि बेसल नॉर्म ने कितना कहा था, 8%। लेकिन वो 8% बेसल नॉर्म ने जो कहा था वो कैसा था, मिनिमम 8% होना चाहिए। RBI ने कहा हम मिनिमम से ज्यादा मेंटेन करेंगे, तो RBI ने 9% कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन करने के लिए कहा। सो दिस इज योर बेसल नॉर्म फर्स्ट। So guys, I hope you understood what do you mean by Basel norm. आज हमने बेसल नॉर्म फर्स्ट को कंप्लीट किया है, बचे हुए जो बेसल नॉर्म्स है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।